बिल्कुल, यहाँ पर जो है हिमांक में अवनमन हो रहा है ना भैया, तो पहले ज़्यादा होगा, पहले हिमांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे यार गांव में कभी देखे हो जो कुल्फ़ी वाला आता है तुरंत देता है जमा करके कुल्फ़ी, पता नहीं पता है। और अगर उससे कह दो भैया हमका शुद्ध दूध जमा दे दो तो बहुत समय लग जाएगा उसको जमाने में। लेकिन उसमें क्या क्या मिक्स करता है, चीनी मिक्स करता है, गरी मिला देता है ना, और बाकी चीज़ें होती हैं तो जल्दी जम जाता है। या आप जो है फ्रिज में कभी पानी को रख दीजिए लेकिन उसमें कुछ मिला दीजिए, या दूध को रखिए उसमें कुछ मिला दीजिए तो फिर जल्दी जमेगा। अगर शुद्ध आप रखेंगे प्योर पानी तो देर में जमेगा। ये हिमांक अवनमन के लिए है, ये हिमांक क्वथनांक उन्नयन के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए ग्राफ है ये। ठीक है, हो गया। अब एक नोट डाल लीजिए, 2 पॉइंट लिखा देंगे और दोनों के लिए पॉइंट रहेगा। वो नोट में एक आप पॉइंट लिखेंगे जो कि वहीं पर रह गया। तो जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं लेकिन बाद में ज़रूर लिखाते हैं, उसको हम ध्यान रखना। और वो चीज़ ये भैया जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपसे पूछेगा कि KF और KB की इकाई क्या होती है, और दोनों की इकाई जो है बाय गॉड एक को समान होता है। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, KF हुआ व KB हुआ KF की इकाई। इकाई मतलब भैया यूनिट या मात्रक, इम्पॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो क्या होता है ज़रा बताइए। ये होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, सभी के लिए है ये, मतलब सभी के लिए, मतलब दोनों के लिए है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। कैसे निकला है ये पता है आपको? चेक कर लो कैसे निकला है। देखो आप जानते हैं, किसी भी एक को ले लीजिएगा, दोनों को सेम रहेगा। तो आप देखिएगा, इससे निकाल लीजिए डेल्टा TB इज इक्वल टू KB, और होता क्या भैया M होता है। कोई दिक्कत? यहाँ से निकालना क्या भैया आपको, KB, ये डेल्टा TB अपॉन कितना हो जाएगा, बोलो, M हो जाएगा ना। और डेल्टा TB है क्या भैया, ये ताप है, और ताप का मात्रा क्या हो जाएगा, केल्विन। चलो केल्विन लिखा। और मोल क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो यहाँ लिखेंगे भैया मोल प्रति किलोग्राम को, मोल प्रति किलोग्राम। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, केल्विन किलोग्राम, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत? केल्विन किलोग्राम प्रति, तो कहाँ से आया, यहाँ से आया है। इसको ज़रा से आप लिख लीजिए, मात्रा किसका महत्वपूर्ण रहेगा, एग्जाम पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ जल्दी लिख लीजिए। हाँ बड़े भैया, हाँ उसमें नहीं आया था लेकिन उससे पहले आया था, झूठ नहीं बोल रहे। 7 सेट बनते हैं भैया, ठीक है, 7 सेट बनते हैं। चलिए अगला भैया देखेंगे, परासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा। ठीक है भैया, तो इसको समझेंगे अच्छे से, क्या है ये थोड़ा पहले समझ लेंगे, फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले तो पता ही होगा क्या होता भैया, ये क्या होता है ये, हाँ नहीं, हाँ उसके जो वाष्प कण होते हैं तन की ओर जो दाब में जाते हैं कम ओके। कम शांत मिले से अधिक शांत मिले की ओर गमन परासरण। किसके कण, विलयन के विलय के विलायक के, मतलब कि दो विलयन एक कम शांत रहे, एक कम सांद्र है, एक अधिक सांद्र, और कम शांत मतलब विलयन के विलायक
विलायकी कणों का अधिक सांद्र। ओके, हाँ बताओ भैया, कुछ आइडिया है? पता नहीं, सब आ जाइए। देखो भैया, चलो देखो, पहले समझेंगे फिर लिख लेंगे, चिंता मत करिएगा, सब कुछ अपने आप में हो जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ा सा एक हमने ले लिया जार यहाँ पे, जो कि रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसमें हम जो है एक लगा देते हैं झिल्ली। ये झिल्ली जो है थोड़ा सा मोटी कर देते हैं, ठीक है। ये है SPM। SP का मतलब क्या होता है भैया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है भैया। आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने एक विलेन रखा है, और विलेन कब बनता है? विलेन कब बनता है? अच्छा, चलो अच्छी बात है, कम से कम बन तो गया है। भैया चाय विलेन भी है और वो मिश्रण भी है। उसमें क्या क्या कहा जाए? भाई आप चाय में दूध डालते हो, जो कि पायस, यानी कि वो पायस करें, जो कि एक कोलाइड है। दूध कैसा है? ये उससे पायस बोलते हैं, दूध को उससे पायस बोलते हैं, ठीक है। हाँ भैया, हाँ काली चाय है ना, तो आप डालेंगे चाय पत्ती डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक की चाय होगी तो, और क्या डालेंगे? पानी, इलायची। चलो ठीक है, चाय बन गई। खीरा पड़ता है क्या चाय में? चाय पत्ती पड़ती है, मेरे यहाँ चाय पत्ती पड़ती है। अब किसी के यहाँ खीरा पड़ता, किसी के यहाँ लौकी पड़ता है। सबकी अपनी चॉइस है। और कोई जो है घी, हाँ घी तो ठीक है, मानते हैं भैया, घी तो डालना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन खीरा मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, खीरे का जो बीज है वो डाल दो, पीस के, सही है, उससे स्वादिष्ट हो जाएगा चाय, अच्छी बात है ना। बाकी चलो यहाँ देखो भैया, यहाँ पर दो तरह के विलेन हैं। ये विलेन जो है, अच्छा आप समझिएगा, जो रेड वाले हैं ना, ये विलेन हैं, और जो ब्लैक वाले हैं वो विलायक हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही चीज़ है, ये जो विलेन है ये सांद्र है, और ये कैसा विलेन है भैया? तनु विलेन है। दो चीज़ें यहाँ पर, ठीक है भैया। अब ध्यान समझेंगे, यहाँ पर जो है विलय और विलायक, यहाँ पर विलय विलायक है, ये विलेन तनु, ये कैसा है? सांद्र है, ठीक है। अब ये परासरण होता क्या है? दाब पढ़ेंगे बाद में, पहले पढ़ेंगे परासरण, ठीक है। दो चीज़ें, विलय और विलायक, दो तरह के कण हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिधर विलयन तनु है, तो इधर जो है विलय विलायक दोनों हैं। विलायक जो है विलय की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। कैसा भैया है? ज़्यादा से लग नहीं रहा, ज़्यादा बना दे, ज़्यादा, चलो ज़्यादा कर देते थोड़ा सा, नहीं कहोगे बना उतने है, हल्का हल्का, अब लग रहा है कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विलायक है वो ज़्यादा है और विलय क्या है? कम है। इधर जो है विलय ज़्यादा है, विलायक जो है उतने है कि नहीं? तो इस वाले विलयन को तनु करने के लिए यहाँ से विलायक के कुछ कण इधर जाएंगे। कौन जाएंगे भैया? कौन जाएंगे? विलायक के जो कण हैं वो जाएंगे, मतलब जो ब्लैक वाले हैं वो जाएंगे। कौन जाएंगे भैया? ब्लैक वाले जाएंगे। किधर जाएंगे? सांद्र विलयन की तरफ, मतलब कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कणों का गमन, ये कहलाता है क्या? परासरण कहलाता है। दाब नहीं कहेंगे, सिर्फ क्या कहेंगे? परासरण कहलाता है। अच्छा, हमने कहा कि सिर्फ विलायक के कण ही आएंगे, क्या विलय कण नहीं आएंगे? आए?
सही कह रहे हो, आएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भले आपको अंदाज़ा कहो, लेकिन आते हैं, वो भी आते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम आते हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। मतलब विलायक के कणों के तुलना में आप देखेंगे कि जो विलय कण है क्या है भैया, वो बहुत ही कम आते हैं। भाई अब जा रहे हो आप तो पीछे तो कुछ लोग लगे होते हैं, धूल मिट्टी से चली रहती है, वैसे लटके झटके कुछ लोग चले आते हैं उसी में, ठीक है ना, आए हाँ, गेहूँ के साथ घुन फिस जाता है, तो थोड़े थोड़े जो है विलय कण भी आते हैं, लेकिन उन्हें क्या करते हैं भैया, इग्नोर करते हैं। हाँ भैया बताओ, अच्छी बात है, कुछ नहीं कह रहे हो, नहीं तुम बहुत कुछ कह सकते हो। देखो भैया, हाँ, जब इधर की तरफ आएंगे तो इस जो है इस झिल्ली पे एक दाब लगेगा, एक तो वो दाब हो जाता है, ठीक है, एक वो दाब हो जाता है, दूसरा एक झिल्ली पे दाब लगेगा, एक तो दाब ये है। लेकिन अगर आप चाहें तो जो इधर अपने आप से जो विलायक कण आ रहे हैं उनको आने से रोक सकते हैं, ठीक है भैया, उनको आने से रोक सकते हैं। कैसे रोकेंगे, ये अपने आप से होता है, ये जो अपने आप से होता है, कैसे रोकेंगे भैया, ये जो SPM है ये आप बताएं कैसे बनता भैया। ये कुछ प्राकृतिक भी होती हैं और कुछ जो है कृत्रिम भी होती हैं। तो ये जो है जैसे बकरा, या आप जानते हो बकरा, जानते हो भैया, या जानवर के अमाशय से बनता है, कभी कभी अमाशय में जो है जो सबसे हल्की त्वचा होती है उससे बनता है, सेलोफेन से बन जाता है, ठीक है। सुअर जानते हो, सुना कभी सुअर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब कह रही है, ध्यान रखना, ठीक है। सुअर की जो है अमाशय से बनता है, तो ये प्राकृतिक हैं, ठीक है ना, बहुत सारी हैं, सब लिखवा देंगे, चिंता मत करिएगा। तो SPM जो है प्राकृतिक। अच्छा, सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब भी प्याज देखे हो, प्याज देखा है, नया नया प्याज, और नए प्याज को जब आप छीलते हैं, एक छिलका हटाया तो महीन लेयर निकलती है, कभी देखा है, वो जो है SPM की तरह काम करती है। प्याज की जो लेयर है पहले हटाइए, फिर एक महीन लेयर निकलती है। नए प्याज की बात करते हैं, पुराने में हो सकता ख़त्म हो जाती हो, नया प्याज उखाड़ो खेत से और फिर उसको छीलना शुरू करिए तो एक महीन लेयर मिलेगी, और जो महीन लेयर है वो क्या है, SPM नहीं, SPM की तरह बिहेव करती है, मतलब SPM की तरह वो बिहेव करती है। SPM यानी कि सेमी, ये जो अर्धपारगमिक झिल्ली है, ये जो है अपने अंदर से इसमें छिद्र होते हैं महीन वाले, एक कोशिकीय लेवल छिद्र होते हैं, तो कुछ ही कणों को उस पार जाने के लिए ये जो है आदेश करते, या कह सकते हैं कि इससे होकर के सिर्फ विलायक के कण ही जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखेंगे ध्यान से, थोड़ा इसको हटाते हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, और यहाँ पर लगा दिया हमने एक पिस्टन। क्या लगा दिया भैया, पिस्टन लगा दिया, हाँ वही पिस्टन, प्राचीन काल वाला, ठीक है। कहाँ बना लियो, तो आप फिर से उसी में जोड़ लो, पिस्टन, कौन दिक्कत है। देखिए, अब जो प्रसारण हो रहा था, विलायक के कण जो आ रहे थे वो ना आए, इसके लिए अगर हम यहाँ से एक दाब लगा दें नीचे की तरफ, क्या लगा दें, एक दाब लगा दें, और जब यहाँ पर हम एक दाब लगाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, तो वो जितना दाब होगा वही कहलाएगा क्या, प्रसारण दाब कहलाएगा। मतलब ऐसा दाब जिसके कारण से ये जो क्रिया हो रही है ना प्रसारण की, वो रुक जाए, उसे क्या कहेंगे, प्रसारण दाब, ठीक है भैया। और ये उतना ही दाब होगा जितना ये जो कण है इस पे लगाएंगे, या कह सकते हैं कि इस पे लगाएंगे। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पिस्टन के ऊपर भी लगेगा, उतना ही उतना ही जो है दाब होगा जो भैया, कि जितना जो है इस पर लग रहा होगा वही आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, प्रसारण दाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि एक दाब तो लग ही रहा होगा, जिससे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब, जो कि हर एक पदार्थ पे, हर एक वस्तु पे लगता है जो कि इस पृथ्वी पर रखी है। इसके अतिरिक्त जो दाब लग रहा है उसे हम कहेंगे परासरण दाब। ये वायुमंडलीय दाब जो है ना भैया, ये आपका जो है परासरण दाब नहीं, इसके अतिरिक्त जो दाब लगेगा उसे क्या कहेंगे, परासरण दाब कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास में परासरण दाब होगा, पाई इज इक्वल टू कितना होगा, CRT हो, कितना होगा भैया, CRT होगा। कैसे आता है, पहले इस प्रक्रिया को लिख लीजिए, फिर हम लिखाते हैं। इसमें पहले बना लिया हो,
बाद बना लो चाहे पहले बना लो, हम लिखा दे रहे हैं। पहले लिख लीजिए, प्रासंगिक प्रक्रिया लिखिएगा भैया। भैया विलायक कण आते हैं। लिखेंगे परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन, हाँ भैया हेडिंग के अंतर्गत ही पढ़ना है। तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यह गति तब तक होती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। आगे लिखेंगे सांद्र विलयन की ओर स्थापित वह दाब जिसके द्वारा परासरण की क्रिया या प्रसरण क्रिया को रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे भैया कि दोनों विलयन, हाँ भैया कहाँ लिखा है? विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यहाँ पर कर लीजिएगा करते हैं। ये गति तब तक होती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। सांद्र विलयन की ओर स्थापित वह दाब जिसके द्वारा प्रसरण क्रिया को रोका जा सके, प्रसरण दाब कहलाता है। दोनों विलयन अर्धपारगम में, हाँ बिल्कुल अर्धपारगम झिल्ली से पृथक होने चाहिए। ये बात मैंने ऊपर नहीं लिखाई, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। अब आगे देखेंगे। ये सभी 2 पॉइंट में एक सांद्र विलयन से है, एक तनु विलयन से है। क्या चीज़ भाई साहब? जो आपने लिखा है, हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, देखिएगा। लिखा है परासरण वो प्रक्रिया है जिसमें तनु विलयन से, देखो तनु विलयन नहीं यहाँ पे, तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, और ये गति तब तक होती है जब तक दोनों विलयनों की जो सांद्रता है एक समान नहीं हो जाती है। ठीक है ना भैया? और सांद्र विलयन की ओर स्थापित वह दाब जिसके द्वारा परासरण क्रिया को रोका जा सके, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आगे, हाँ भैया पृथक होने, देखिए ये अर्धपारगम झिल्ली लगा, दोनों विलयन क्या है? अलग हैं, पृथक हैं, अलग अलग। ठीक है, दोनों विलयन कैसे पृथक होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं भैया, परासरण दाब को पाई से, ये पाई है, से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक भैया, पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाएंगे फार्मूला। किसी विलयन के लिए, किसी विलयन के लिए परासरण दाब पाई, जो परासरण दाब पाई होता है वो किसके समानुपाती होता है भैया? बोलिए। हमने कहा कि पाई इजकल टू CRT होगा। क्या होगा? CRT, जो कि पहले से रेडीमेड फार्मूला है लेकिन आपको बनाना है। तो जल्दी पहले इसको लिखो, फिर हम आपको ड्राइव करके दिखाते हैं। डेफिनेशन कहाँ बहुत बड़ी है, ये डेफिनेशन में कुछ नहीं है, कहानी है, सिर्फ कहानियों में जीना है। लिख गया? लिख गया भैया? चलो देखिए, किसी विलयन के लिए जो परासरण दाब पाई होता है वो दिए गए ताप T पर, दिए गए ताप T पर विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक भैया, C के समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि जो पाई है ना भैया, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये C और T दोनों के है। तो चाहे ऐसा लिखो और चाहे आप लिखें डायरेक्ट पाई इज इक्वल टू CR इंटू T, जो कि किताब में भी लिखा गया है NCERT में। तो पाई इज इक्वल टू CRT लिखा गया है, जहाँ पे CR और T क्या है आप समझ लीजिएगा। देखिए भैया, यहाँ से पाई कहें और आपसे C कहें, R कहें और T कहें, तो क्या क्या चीज़ें हैं ये? पाई क्या है? परासरण दाब है भैया, परासरण दाब है। और C क्या है? विलयन की सांद्रता। ध्यान रखेंगे ये मोलरता होता है। क्या होता है? मोलरता होता है। और R क्या है? गैस स्थिरांक है, ये गैस स्थिरांक है। और T क्या है? ताप है केल्विन में। ठीक भैया, ताप है। हाँ भैया, यहाँ पर गैस स्थान, गैस स्थिरांक। और क्या हो सकता है? मतलब गैस स्थान होगा। ये देखिए, एक जो फार्मूला है ये यहाँ से आया है, ये फार्मूला जो है यहाँ से आया है, PB इक्वल टू nRT से। किससे आया भैया? nRT से। यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/B RT। ये कक्षा 11 में है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो N/B क्या कहलाता है? ये मोल बटे आयतन, मोलों की संख्या आयतन अगर लीटर में हो तो क्या कहलाएगा? ये P इक्वल टू मोलरता। और P क्या हो जाएगा? अगर पाई हो जाए तो कौन दिक्कत है? ये C हो जाए तो कौन दिक्कत है? बोलो। अरे P दाब है तो पाई हमने मान लिया, कौन दिक्कत भैया? और C को हमने मतलब M को C दिखा दिया गया, R तो वही है, T तो वही है ना। और PB इक्वल टू आपके पास में nRT होता है। यहाँ पे n मोलों की संख्या, R है गैस स्थिरांक, ये इसी को रेडबर्ग कांस्टेंट भी कहते हैं। रेडबर्ग नहीं, गैस स्थिरांक कहते हैं, रेडबर्ग वहाँ अलग का है। ये हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से आया है ये। इसके जो है 3-4 मान है भैया, अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। 3-4 वैल्यूज़ होती हैं, हालांकि आपको ये यूज़ नहीं याद करना है, सब दे देता है। ठीक है, ये सब आपको सवाल में दे देगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। लिख लिया? हाँ, परासरण दाब की इकाई वही है ATM या बार हो जाएगी। ठीक है, जल्दी लिखो। बाकी चीज़ इधर देखिएगा, आगे कहानी इसकी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए C क्या है? C क्या है भैया? C है मोलरता या सांद्रता, जो भी लिखना चाहो। मोलरता है भैया ये। और मोलरता को M से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोलरता इक्वल टू, हाँ भैया बात हो बताओ। चलो आपकी बात हम रखते हैं भाई ध्यान में। चलो इधर आ जाओ। यहाँ C क्या है?
मोलरता है और C इज इक्वल टू, अच्छा किसकी मोलरता है ये, किस विलेन की होगी, सांद्र की तनु की, सांद्र की होगी। जिधर दाब लगाएंगे उधर ही देखेंगे, नहीं आप यहाँ तनु विलेन की पकड़ ली मोलरता। सवाल आ जाए और आपसे कह दे भैया दोनों की मोलरता दे दे आपसे, तो किसकी पकड़ोगे, जिस पर दाब लगाएंगे उसकी पकड़ेंगे भैया, है ना। हाँ, C क्या है, मोलरता है, और विलेय के मोल अगर N2 हैं और उस विलेन का आयतन अगर V है तो कोई दिक्कत, और N2 क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार अगर आपसे कह दें भैया कि W2 है और अणुभार इसका जो है M2 है, और नीचे क्या हो जाएगा, वो V हो जाएगा। इसको जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब बताओ भैया, W2 और नीचे M2V। ठीक है, आप देखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो कितना हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू W2 M2V इंटू RT, और V को यहाँ ले लीजिएगा, पाई V इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 RT। ठीक है, एक तो फार्मूला ये हो जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कह दे भैया कि विलेय का अणुभार ज्ञात करिए, तो कैसे ज्ञात करोगे भैया, तो आप कहेंगे कि हम कहेंगे M2 इज इक्वल टू W2 अपॉन कितना कर देंगे, पाई B इंटू B है विलेन का आयतन। तो अणुभार भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। और थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ध्यान रखो इस चीज़ को, गलती से गलती तो हो ही जाती है। लिख लिया, ओके। कहाँ P कहाँ है, यहाँ P कहाँ है, अरे पाई B था, पाई B था, ये B आया ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये और चला जाएगा, P नहीं था, वो पाई B था। ठीक है, एक नोट डालो, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा तो, हाँ नोट में कुछ पॉइंट लिखना है, और वो पॉइंट कुछ इस तरह से है।